तो नेक्स्ट हेडिंग था आपका कोगुलेशन। कोगुलेशन हेडिंग था ना। कोगुलेशन क्या होता है? एनी आइडिया? किसी को आइडिया नहीं है? जो वो एलम में होता है ना, अगर पानी में मिक्स किया तो डर्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। यस। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन एक सेम चीज होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने पेप्टाइजेशन पढ़ाया था, पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? एनीबॉडी? यार कोई तो बताओ, पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन क्या होता है? एनीबॉडी? किसी को आइडिया है या सारे सोने के लिए आते हैं क्लास में, अटेंड करके बस सो जाते हैं? कोई मतलब नहीं है पढ़ना या नहीं पढ़ना? अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो वो प्रेसिपिटेट फ्रेशली को प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में यस। कन्वर्ट करना। प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना आपका पेप्टाइजेशन होता है। और पेप्टाइजेशन के हेडिंग में मैंने लिखा होगा अपोजिट टू कोगुलेशन प्रोसेस, राइट? पेप्टाइजेशन अपोजिट टू कोगुलेशन प्रोसेस दिया। अभी कोगुलेशन क्या है? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं हम लोग, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, राइट? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कोगुलेशन क्या है? प्रेसिपिटेट। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेट एक नेम है, ओके? अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं कोगुलेशन और प्रेसिपिटेट। इसमें क्या होता है, जो आपका पीपीटी होता है, इसको हम लोग, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग पीपीटी में, पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट में इतना याद रखना आपको, ओके? और जो पेप्टाइजेशन होता है, पेप्टाइजेशन में आपका पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन में लेके आते हैं, ये बात याद रखना आपको, ओके? नाउ अभी कोगुलेशन में जब हम करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक आपका लायोफिलिक हो सकता है, एक आपका लायोफोबिक हो सकता है। तो पहले मैं लायोफोबिक के लिए बताता हूँ, फिर लायोफिलिक में चलते हैं, ओके? लायोफोबिक के केस में, अच्छा लायोफोबिक के केस में क्या होगा? लायोफोबिक कोलाइड के केस में क्या बनता, कैसा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफोबिक? लायोफोबिक मीन्स क्या होगा? लायो मीन्स आपका सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स हेटिंग, जो सॉल्वेंट हेटिंग वाला सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना है बहुत ही टफ बना होगा, सिंपली तो बना नहीं होगा। यस और नो? यार इतना तो पता होना चाहिए ना, मैंने लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस लिखाया था। इस लायोफिलिक को हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं बाई सिंपली सेकिंग, वार्मिंग, और सिंपली उनको रिएक्शन करा के हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बट लायोफोबिक को हम सिंपली प्रिपेयर नहीं करते हैं, इनके एक स्पेशल मेथड होते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, ओके? तो चलो आप समझ लो कि किसी भी तरीके से लायोफोबिक सॉल्यूशन आपने बना लिया। लायोफोबिक कोलाइडल आपने बना लिया। अभी लायोफोबिक कोलाइडल में आप सोचो मुझे उसको प्रेसिपिटेट करना है, प्रेसिपिटेट करना है। आपके सामने एक सिंपल सी चीज थी जिसका, लेट्स से ये आपका बीकर है, इस बीकर में आपका लायोफोबिक, लायोफोबिक सॉल्यूशन आपका पड़ा हुआ है इस बीकर में, समझ गए? इस बीकर में लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अभी इसको हमको सेपरेट करना है, इसके पार्टिकल्स अलग करना है, या इसको प्रेसिपिटेट करना है। क्या करना है? प्रेसिपिटेट करना है, पार्टिकल्स अलग रखना है और सॉल्यूशन अलग रखना है। कैसे करेंगे? बोलो। अच्छा पहले ये बताओ,
इसमें आपके दो पार्टिकल होंगे, एक आपका डीपी होगा, एक आपका डीएम होगा। क्या ये दोनों आपस में मिक्स होना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि फोबिक है, राइट। बट समहाउ आपने मिक्स कर दिया, तो अगर इनको निकलने का चांस मिल जाएगा तो ये निकलना चाहेंगे, बिकॉज दोनों लायोफोबिक हैं। लायोफोबिक मीन्स सॉल्वेंट हेटिंग है। अगर किसी भी मीडियम के थ्रू इन दोनों को निकलने का चांस मिलता है तो ये इजिली निकलना चाहेंगे। यस और नो? सो वी कैन से दैट, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि जो इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज होंगे, सारे कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज होते हैं, अभी तक हम ये प्रूव कर चुके, तो हम बोल सकते हैं व्हेन द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, ये आपका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है, इसके चार्ज को अगर हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय एनी सुइटेबल मेथड, किसी भी सुइटेबल मेथड से अगर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो दीज पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल्स होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गया। समझ गए? और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। बात समझे? मैं लिखता हूं यहाँ पर, समझना, समझने का ट्राई करना। ओके। when the charge particle on the colloidal charge, charge नहीं, charge on the colloidal particle, charge on the colloidal particles are neutralized, charges on the colloidal particles are neutralized by any suitable method. These particles settle down at the bottom and get aggregated, and it is called coagulation. बात समझ में आया सबको? बात समझ में आया? यस और नो? कोगुलेशन क्लियर हुआ? कोगुलेशन डेफिनेशन क्लियर हुआ? कोई भी आपका स्टेबल पार्टिकल्स है, जो कोई भी आपका कोलोइडल पार्टिकल है, उन सबके ऊपर चार्ज होगा। अगर हम किसी भी मीडियम से, किसी भी मेथड से उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो पार्ट आपका सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ओके, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम से वो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। जो आपके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। ओके, नाउ दिस कैन बी, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं दिस कैन बी ब्रॉट आउट बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड। कौन कौन से मेथड होंगे? एनी आइडिया? अगर आपने पीडीएफ नोट्स पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। पीडीएफ नोट्स अगर आपने स्टडी किया होगा तो आइडिया होगा। आइडिया है आपको कौन कौन से मेथड होंगे? भाई बता दो यार, थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे तो। चलो मैं ही बताता हूँ। नंबर वन लिखो। नंबर वन है बाई एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी सोचो, आपने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा, इस तरीके से समझो। लेट से ये आपका AlOH होल थ्राइस का इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। समहाउ इफ ये पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे या कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे जिसके पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये इसको, इसके पॉजिटिव चार्ज को बाहर खींच के निकाल लेगा। यस और नो? जब ये पॉजिटिव चार्ज को निकाल लेगा, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल, इस ऊपर वाले नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकल गए। ओके, ये ताकतवर इंसान होना चाहिए नेगेटिव वाला, तभी तो जो खींच पाएगा। ओके, जब ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ AlOH होल थ्राइस ही बचेगा। और इसका मतलब ऊपर वाले पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए तो AlOH होल थ्राइस ही आपका नीचे सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सेकंड पॉइंट है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाय इलेक्ट्रोफोरो फोरोसिस और फोरेसिस, जो भी हो सकता है, ई और ओ, यहाँ पर ई हो सकता है और ई ओ भी हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरोसिस दोनों सही है। नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने समझा, एक यू शेप की क्या होती है, ट्यूब होती है। इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ पर एक एनोड लगाया, एक यहाँ पर कैथोड लगाया। लेट से ये एनोड है आपका, ये आपका कैथोड है। जब आप करंट प्रोवाइड करोगे इसमें, करंट प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके इस तरफ जाने लगते हैं। और अगर ये समवेयर, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, नहीं ये सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जाने लगेंगे। इसका मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम हम सेपरेट कर पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज हम सेपरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर सारे पार्टिकल्स इसके पास चिपक जाएंगे अगर वो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स हैं, अगर वो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स हो यहाँ पर आके चिपक जाएंगे। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से भी आप कोagulation कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ओके, क्लियर हुआ? थर्ड मेथड है आपका, थर्ड मेथड आई थिंक बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। बाय मिक्सिंग टू opposite charge colloidal सोल। एक आपका पॉजिटिव सोल है, एक आपका नेगेटिव सोल है, दोनों न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये तो बहुत ही इजी है, समझ गए? एक आपका पॉजिटिव टाइप का सोल है, एक आपका नेगेटिव टाइप का सोल है, दोनों प्रेसिपिटेट करके आप दोनों, आप जब रिएक्शन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, जैसे एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। ये बात समझ में आया? क्लियर है? बाय मिक्सिंग ऑफ, आप इसको, नेक्स्ट फोर्थ वन है, फोर्थ वन है बाय बॉइलिंग। अच्छा, बॉइलिंग से कैसे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, एनी आइडिया? मैं बताता हूँ। जैसे आपका ये पार्टिकल, ये आपका सरफेस था, यहाँ पर पार्टिकल्स। ओके, कोई भी टाइप के पार्टिकल्स हैं, जब हम नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन पार्टिकल की जो कोलिजन है वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, या नंबर ऑफ कोलिजन इनकी इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज इनकी एनर्जी आपके बढ़ा रहे हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं। तो कोलिजन इंक्रीज होने से ये पार्टिकल्स बाहर निकलना चाहेंगे। जब बाहर निकलना चाहेंगे तो ये बाहर निकल गया, बचा हुआ पार्टिकल सेटल डाउन होकर के नीचे बैठ जाएगा। बॉयल कर रहे हैं तो आपका जो डिस्पर्स्ड फेस्ड पार्टिकल है जो सेटल डाउन बैठे हुए तो उसके सरफेस पर, वो बाहर के बाहर निकल जाएंगे बाई बॉइलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट है, फिफ्थ वन है बाय रिपीटेड डायलिसिस।
फिफ्थ वन है बाय रिपीटेड डायलिसिस। बार बार आप डायलिसिस करोगे, रिपीटेड डायलिसिस, तो उससे भी आपके डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स पार्टिकल फेस और मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। रिपीटेड डायलिसिस, रिपीटेड डायलिसिस। ओके, ये बात समझ में आया? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सारे पॉइंट समझ में आए? बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर समझ में नहीं आया होगा तो। चलिए मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ, कि बड़े शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, नंबर वन क्या था? बाई इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वेट फॉर। ओके, सो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं। आप समझना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शॉर्ट और सिंपल तरीका बताता हूँ। ओके, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। लैंग्वेज नहीं लिखाते हैं, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, आपसे लैंग्वेज नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में है नहीं तो लैंग्वेज आपको लिखना नहीं है। आप सिंपल समझो। इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, FeOH होल थ्राइस। ये एक एग्जांपल लिया हमने, FeOH होल थ्राइस। लेट्स से ये आपका एक सोल है। ओके, FeOH होल थ्राइस आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बनाया, और उसमें आपने क्या ऐड किया? FeCl3 ऐड किया। तो FeCl3 से वो क्या लेगा? ओनली Fe+3 वाले चार्ज लेगा। यस और नो? ये बात समझ में आया? इस सॉल्यूशन में जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH होल थ्राइस था, इसमें आपने FeCl3 ऐड किया फॉर नाउ। जब FeCl3 ऐड करेंगे तो Fe+3 वाले जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर बैठ जाएंगे। सरफेस पर इसके Fe पॉजिटिव वाले चार्ज आपके बैठ जाएंगे। ये बात आई थिंक समझ में आया सबको? तो ये किस टाइप का सोल बन गया? पॉजिटिव और नेगेटिव? बोलो, ये किस टाइप का सोल है? पॉजिटिव सोल या नेगेटिव सोल? पॉजिटिव। पॉजिटिव सोल बना। तो अगर मैं बाई एनी मीन्स इसमें आपका नेगेटिव सोल, दिस विल बी द पॉजिटिव सोल, इसको मैं पॉजिटिव सोल लिख लूंगा, राइट? अगर मैं किसी यहाँ पर किसी मेथड से नेगेटिव सोल ऐड कर दूंगा, नेगेटिव सोल ऐड किया मैंने, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाले चार्ज को बाहर निकाल लेके जाएगा। यस और नो? लेके जाएगा ना? बट आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेस अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पर Cl नेगेटिव भी तो होता है, तो यहाँ पर एक सेकंड लेयर जो डिफ्यूज लेयर बनती है वो नेगेटिव भी तो होती है। बट आपने उतना ज्यादा कहाँ पर क्यों ऐड किया? उतना ज्यादा ऐड किया ही नहीं ना। आपने बहुत कम अमाउंट ऐड करते हैं। अगर आपको याद हो, चार्ज ऑन द कोलाइड जब हम निकालते थे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बताया था मैंने, उसमें आपने क्या बोलता था? बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे। पेप्टाइजेशन में मैंने बताया था, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे, जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल है सरफेस पर आ जाएंगे,
और नेगेटिव वाले पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहते हैं, तो उनकी इतनी ताकत नहीं होती है कि इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल सकें। तो क्या करना पड़ता है आपको, एक्सेस अमाउंट में ओके, एक्सेस अमाउंट वर्ड याद रखना, एक्सेस अमाउंट में आपको एडेड करना पड़ता है नेगेटिव सोल। जब नेगेटिव सोल ऐड करेंगे तो पार्टिकल्स आपके बाहर निकल जाएंगे। ये बात समझ में आया? चलो थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में समझते हैं। ओके, लेट्स से वन बीकर है। ओके, एक बीकर टाइप है। बीकर कैसे बनाएंगे, चलो इससे बनाते हैं। वन बीकर एंड अनदर बीकर। अब इसको बीकर समझोगे, ये समझो कि ये सिस्टम है। अगर बीकर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इरेजर से इसको इरेज भी कर सकता हूँ। जैसे अभी तो समझ में आ रहा होगा, अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। अभी इसमें फॉर एग्जांपल ये आपका एक पार्ट था। किसका पार्ट था? जिसके ऊपर पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स बैठे हुए थे, राइट? पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स बैठे हुए थे। अभी क्या होता, आपने इसमें क्या किया, एक निगेटिव वाला सोल ऐड किया। निगेटिव वाला सोल ऐड करेंगे तो बहुत सारा निगेटिव चार्ज यहाँ पर दिख जाएगा आपको। अगर आपको इसको नेगेटिव चार्ज नहीं समझना है, आप ये वाला मत समझो। नेगेटिव चार्ज को हम रेड कलर से शो करते हैं। ओके, नेगेटिव सोल ऐड किया। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइंड होकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, और ये आपका अलग बच जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ ना? यस नो? ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। अभी भी नहीं चमक रहा तो फिर तो क्या, एक बार आप रीड करो नोट्स तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट में तो ये बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो इसी पॉइंट में एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं हार्डी सिंधु रूल। हार्डी सिंधु, सिंधु नहीं है, हार्डी सूल्जे रूल्स बोलते हैं, हार्डी सूल्जे रूल्स। ये क्या है हार्डी सूल्जे रूल्स? एनी आइडिया किसी को? चलो मैं बताता हूँ, मैं इसी में ही है आपका। ये रूल्स आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कुछ नहीं है, एक लाइन का रूल्स है। HARDSCHULZE, हार्डी सूल्जे रूल्स। क्या है, ध्यान से समझना। ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, ग्रेटर विल बी द कोagulation पावर। क्या है? ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, ग्रेटर विल बी इट्स कोagulation पावर। सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, greater will be its greater will be its coagulation power। जिस सिस्टम के ऊपर, जिस आयन के ऊपर जो चार्ज होते हैं, अभी आप एक बात समझ लो बेटा, जो यहाँ पर जो भी हम लोग चार्ज ऐड करते हैं, चार्ज ऐड करते हैं, इनको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग आयन। जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव सोल ऐड किया, इनको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्या बोलते हैं, चलो मैं लिखता हूँ,
FLOCCULATING, फ्लक्चुएटिंग आयंस। जो ये नेगेटिव चार्ज है ये फ्लक्चुएटिंग आयंस है। अगर इनकी वैलेंसी बहुत ज्यादा है या इनके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है तो आपका ग्रेटर विल बी द कोagulation पावर ज्यादा। सिंपल सा फंडा है ना, अगर जितना ज्यादा आपने नेगेटिव चार्ज ऐड किया, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऐड किया, पॉजिटिव चार्ज उतना ही जल्दी न्यूट्रलाइज होकर के सेटल डाउन होगा, राइट। ये आपका, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग आयंस और फ्लक्चुएटिव वैल्यूज। ये बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप इस तरीके से समझो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। लेट से आपका एक पॉजिटिव सोल था, पॉजिटिव सोल था। अभी आप बताना, पॉजिटिव सोल कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, एक आपके सामने एक पॉजिटिव सोल है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव सोल है। और उसको आप कोagulation करने के लिए आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। लाइक नंबर वन आपका NaCl है, नंबर सेकंड आपका लेट से Na2SO4 है, एंड नंबर थर्ड आपका Na3PO4 है। नाउ यू हैव टू टेल मी कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुइटेबल होगा, ओके बेस्ट सुइटेबल होगा, जो इस पॉजिटिव सोल को क्या कर सके, कोagulate कर सके। कौन सा ऑप्शन होगा बेस्ट? आप सिंपल सा देखो, यहाँ पर वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होगा, इसमें वन पॉजिटिव होगा और वन नेगेटिव होगा। यहाँ पर आपका वन पॉजिटिव होगा और यहाँ पर टू नेगेटिव चार्ज वाला होगा, और यहाँ पर वन पॉजिटिव वाला होगा और यहाँ पर थ्री नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो PO4 के ऊपर ज्यादा नेगेटिव होते हैं, यस और नो? तो आपका सिंपली ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा कोagulating पावर होगी, उतने ही ज्यादा उसको कोagulate करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो PO4 ट्रिपल नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, राइट। फिर आपका SO4 डबल नेगेटिव होगा, फिर आपका Cl सिंगल नेगेटिव होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ये बात समझ में आया सबको? क्लियर है? नाउ चलो फिर से, अगर आपके सामने एक नेगेटिव सोल है, चलो नेगेटिव सोल, सब नेगेटिव सोल हुआ तब क्या होगा? एग्जाम्पल लेट से आपके सामने क्या है, एक नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल है आपके सामने। उस नेगेटिव सोल को आपको कोagulate करना है, तब क्या सीन है? तो लेट से यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन क्या ले लें, क्या ले लें? चलो NaCl ले लिया का ऑप्शन, NaCl। नंबर सेकंड आपका CaCl2 ले लिया। नंबर थर्ड आपने ले लिया FeCl3 ले लिया। अभी आप बताओ, ये नेगेटिव सोल है, इस नेगेटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर वन पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर टू पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर थ्री पॉजिटिव मिलेगा। तो कौन सा बेस्ट होगा? Na पॉजिटिव सबसे कम होगा, फिर आपका Ca पॉजिटिव उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा इसका Fe+3 होगा। ये बात समझ में आया सबको? ये है हार्डी सिंधु या हार्डी सोलियर रूल्स। क्लियर है बेटा? बात समझ में आया? तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिसमें जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है फ्लक्चुएटिंग आयन की, उसकी कोagulation पावर उतनी ज्यादा होगी, राइट। क्या लिख सकते हैं पॉइंट? पॉइंट लिख सकते हैं, हायर द वैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन, हायर greater its coagulating power। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये कंक्लूजन पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं फिर से बोलूं आपके सामने, एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको बताना कि लेट से आपके सामने एक सोल है। कौन सा सोल है? चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन है आपके सामने, लेट से द सोल इज आर्सेनिक AS2S3। ये आपका सोल है,
ओके, आपके सामने ऑप्शन है लाइक एल्यूमिनियम +3, Na+1 एंड थर्ड ऑप्शन है Ba+2। आपको इसका ऑर्डर बताना है क्या होने वाला है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सोल है। ओके, चलो मैं हिंट देता हूँ आपको कि ये आपका लेट से नेगेटिव टाइप सोल है। तो इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा कौन होगा? Al3, Al+3, नेक्स्ट Ba+2, Na+। Ba+2, देन Na+। ये क्लियर हुआ? चलिए गुड, अगर ये समझ में आए देन ओके है, अच्छा है। सेम अगर आपके सामने एक पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव सोल लेट से पॉजिटिव सोल क्या लेते हैं, FeOH होल थ्राइस। ये बताएंगे नहीं बेटा, आपको फाइंड करना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, या जो आपके कुछ एग्जाम्पल के लिए एक टेबल बनाया ना मैंने, वो पढ़ लोगे तो उससे खुद आइडिया लग जाएगा और उससे बाहर नहीं आता आपको। ओके, लेट से ये पॉजिटिव सोल है, तो आपके सामने ऑप्शन है K4, K4 नहीं करते हैं, K3 करते हैं, K3 FeCN6, नंबर 1। नंबर टू Na2SO4, नंबर थर्ड है आपका NaCl। नाउ यू हैव टू टेल मी द ऑर्डर। 1 greater than 2 greater than 3. वेरी गुड, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, देन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। वेरी गुड, ये बात समझ में आया? नाउ अभी बेटा इसकी जो आयंस होते हैं इनकी एक वैल्यू होती है, वैल्यू उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। तो वैल्यू सिंपल है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना। ओके, तो डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी होगी और नोट्स से ही मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ। द वैल्यू इज कॉल्ड द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए ऑफ एन किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन को आप मोलर में लिख सकते हो या लेट से हम मिली मोल में कर लेते हैं। कंसंट्रेशन आपका एम में आएगा ना, और कुछ ML लिया रहेंगे। आप सारा तो लेते नहीं हो ना, जितना जैसे 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर होता है तो आप ML में लेते हो कि इसके कितना कंसंट्रेशन 0.5 M का हमने 100 ml लिया, तो आप इससे डायरेक्टली मिली मोल निकाल सकते हैं। मिली मोल निकालना आता है, इसलिए हम बोलेंगे द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल। मिली मोल निकालना सीख लेना। इज रिक्वायर्ड टू कॉज प्रिसिपिटेट्स, पूरा लिखते हैं प्रिसिपिटेशन precipitation of 1 liter soul in 2 hours is called FLOCC फ्लक्चुएशन वैल्यू। बात समझ में आया? एक सबसे ज्यादा हम ये बोल रहे हैं कि 1 लीटर सोल को 2 आवर्स में प्रेसिपिटेट करने के लिए जितने मिनिमम मिलीमोल चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के, वो आपका फ्लक्चुएशन वैल्यू होती है।
डेफिनेशन क्लियर हुआ? आपको आएगा नहीं? आपको क्या क्या याद रखना है? 2 चीजें, सोल का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, टाइम आपका 2 आवर होना चाहिए, और ये मिली मोल होना चाहिए यहाँ पर, और मिली मोल शुड बी द मिनिमम। ओके, ये बात समझ गए? इतना ही आपको याद करना। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? हम इसको एक टर्म से और जान सकते हैं, जो फ्लक्चुएशन वैल्यू होती है, इसको हम कोगुलेटिंग पावर भी बोल सकते हैं। वो कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? तो हम बोल सकते हैं कि जिसकी आपका, फॉर एग्जांपल, द स्मॉलर द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन। जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, स्मॉलर यहाँ पर लिख सकते हो, smaller the fluctuating value, higher will be coagulating power। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको याद रख। क्वेश्चन कैसे आएगा? वो कंपैरिजन करने के लिए आएगा। ओके, आई थिंक पहले इतना बताओ, ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, चलो, तो जब ये चीज क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको कल का एग्जाम्पल दूं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कल का एग्जाम्पल दूं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो कल हमने क्या किया था? ये आपका सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपको क्या करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में? जो आपके चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये प्रोसेस ही होता है क्या प्रेसिपिटेट करने का या कोगुलेट करने का। आपको सिंपल यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हैं दोनों को। आपने यहाँ पर लगा दिया एक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद कर लो इसको, SPM लिखा रहेगा। और वो किस चीज की बनी होगी? पार्चमेंट, सेलोफोन, आपका लिखा है मैंने ऊपर। ओके, डायलिसिस के टाइम पर लिखा होगा तो वही आपका यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, फॉर डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इस पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपने लगा दिया। ओके, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका प्रेसिपिटेट हो गया। बात समझ गए? इसके बारे में कुछ लिखाने की जरूरत है क्या? एनीबडी, कुछ लिखाने की जरूरत है क्या इसके बारे में? कुछ नहीं जरूरत है। ओके, नेक्स्ट वन है बाय बॉइलिंग या बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स। चलो, टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को मिक्सिंग करने से क्या होगा? टू अपोजिट चार्ज आयन, ये तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसा ही है। इलेक्ट्रोलाइट जैसा ही है ना, जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, यहाँ पर क्या हो गया? कोगुलेशन ऑफ टू सोल दैट हैव अपोजिट चार्ज। जो आपके टू अपोजिट चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, लेट्स से FeOH होल थ्राइस, ये आपका कैसा सोल है बेटा? पॉजिटिव सोल।
ओके, एंड आपके सामने AS2S3, दिस वन इज नेगेटिव सोल, राइट ना? ये नेगेटिव सोल है ना? अभी जस्ट बताया, कुछ सोल ऐसे होते हैं आप बना सकते हो उसको नेगेटिव पॉजिटिव, बट जनरली उसको हम पॉजिटिव ही काउंट करने वाले हैं। जैसे ये दोनों सोल हैं, इन दोनों सोल को मिक्स करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। ओके, आपस में न्यूट्रलाइज करके ये कोगुलेशन फॉर्म कर लेंगे। समझ गए? क्लियर है? आई थिंक इतना समझ में आ जाना चाहिए। दिस इज योर पॉजिटिव सोल एंड दिस इज योर नेगेटिव सोल। ये पॉजिटिव नेगेटिव सोल आपस में मिलकर के कोगुलेट हो जाएंगे। ये बात समझ गए? चलिए, नेक्स्ट आपका आता है भाई बॉइलिंग। बॉइलिंग भी आपका बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं। ये कभी आएंगे नहीं, मैं लिख के देता हूँ, ये कभी नहीं आएंगे। बस इसका फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। अगर मैं लिखूं बाई बॉइलिंग, तो बाई बॉइलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा बॉइलिंग से होता क्या है, किस तरीके से ये आपके फॉर्म होते हैं। बस यही इम्पोर्टेंट है। तो बाई बॉइलिंग में क्या होता है, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी कोलोइडल सोल को बॉयल करते हो, तो उसके जो डिस्पर्स फेस्ड पार्टिकल होते हैं, उनका जो कोलिजन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो आपके कोलिज डिस्पर्स फेस के पार्टिकल होते हैं, उनका कोलिजन आपका इंक्रीज हो जाता है। ओके, जैसे ही कोलिजन इंक्रीज हुआ तो ऊपर के पोर्शन में तो वो रहते ही हैं, लूजली अटैच तो रहते ही हैं, बिकॉज ये सारी चीजें किसके लिए हैं? अभी हमने लायोफोबिक की बात कर रहे थे, राइट? याद होगा तो किसके लिए लायोफोबिक की बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। लायोफोबिक में सारे के सारे पार्टिकल्स लूजली हेल्ड रहते हैं। लूजली हेल्ड का मतलब उनको कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसा रीजन मिलना चाहिए निकलने के लिए, तो वो वापस निकल जाएंगे, राइट? ये क्लियर हुआ? चलो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा गर्म कर दिया मैंने। ओके, आई होप समझ जाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है आपका, इधर पे लिख लो। नेक्स्ट वन है बाई रिपीटेड डायलिसिस। रिपीटेड डायलिसिस का मीनिंग ये है, बार बार आप उसको रिपीटेड डायलिसिस करते हो। ओके, बार बार जब रिपीटेड डायलिसिस करते हो तो उस केस में क्या होता है, रिपीटेड डायलिसिस में जब बार बार रिपीटेड डायलिसिस करते हो तो बताएगा क्या होता? एनीबॉडी? रिपीटेड डायलिसिस में क्या होता है? क्या हुआ? नहीं आइडिया? अरे भाई, रिपीटेड डायलिसिस करने से आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन बिल्कुल अलग हो गया, और कोलाइडल के फेस आपके फेस पार्टिकल्स आपके अलग हो गए, और मीडियम पार्टिकल बिल्कुल अलग हो गए। वही तो हम कर रहे थे ना, प्रेसिपिटेट ही तो करना होता है ना। बार बार सपोज आपने चाय छाना, ओके, अब चाय छान रहे हो आप, एक बार ऐसे होल ऐसे छलनी से चाय छान रहे हो जिसमें होल आपके बड़े बड़े हैं। ओके, तो आप क्या करते हो, जैसे एक बार छानोगे तो चाय पूरा निकल जाएगा और चाय पत्ती कुछ निकलेगी, फिर उसी छनी हुई चाय को दोबारा से आप ट्राई करोगे तो कुछ पार्टिकल निकलेंगे, फिर ट्राई करोगे तो कुछ पार्टिकल निकलेंगे। इस तरीके से आप बार बार प्रोसेस रिपीट करते रहते हो सेम एलिमेंट को या सेम कंपाउंड को या सेम सॉल्यूशन को, तो आपका सॉल्यूट के सारे पार्टिकल, सॉल्यूट बोलूं तो आप समझ जाना,
कि डिस्पर्स फेज की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि इस चैप्टर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम की कोई चीज है नहीं। ओके, आपका डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स मीडियम है। सॉल्यूट मतलब होता है डिस्पर्स फेज। आपको समझाने के लिए मैं बार बार सॉल्यूट यूज करता हूँ कि सॉल्यूट आपका एक अलग हो जाएगा, या मतलब डिस्पर्स फेज के जो सारे पार्टिकल हैं वो आपके अलग होने वाले हैं, और डिस्पर्स मीडियम आपका एक अलग हो जाएगा। ओके, इसलिए आपका रिपीटेड डायलिसिस करने से आपका वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे। समझ गए? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन डायलिसिस इज repeated again and again, then colloidal solution, जो आपका colloidal solution है, gets coagulated. Is it clear all of you? Now ये आपके सारे के सारे 4-5 मेथड्स हैं, और किसके लिए हैं? लायोफोबिक के लिए, राइट? हम लोग लायोफोबिक की बात कर रहे थे। नाउ अगर मैं बात करूं लायोफिलिक सोल के लिए, तो लायोफिलिक सोल के लिए भी आपके 2 मेथड्स और 3 मेथड्स हैं। अगर मैं बात करूं coagulation for लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल के लिए कोगुलेशन करना है हमको, तो लायोफिलिक सोल पहले तो ये समझो कि बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज उनके ऊपर चार्ज बहुत कम होते हैं और उनकी सॉल्वेशन पावर ज्यादा होती है। ओके, सॉल्वेशन मीन सॉल्युबिलिटी का नेचर ज्यादा होता है, तो हम लिख सकते हैं दीज लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल, नंबर वन, ड्यू टू, नंबर वन क्या है? लेस चार्ज, लेस चार्ज एक रीजन हो गया, एंड सेकंड वन हाई सॉल्वेशन। ओके, ये दो रीजन हैं ऑफ कोलाइडल्स और पार्टिकल्स के, जिसकी वजह से लायोफिलिक आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, नाउ बाय एनी सुटेबल मींस, अगर इन दोनों चीजों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं कोई भी मेथड से, देन इसको भी आप अलग कर सकते हो लायोफिलिक के लिए, राइट? तो बाय एनी सुटेबल फैक्टर्स, एनी सुटेबल मींस एनी सुटेबल मेथड्स, इन दोनों चीजों को आपको अलग करना है, एक तो चार्ज को अलग करना है, एक आपका सॉल्वेशन पावर को अलग करना है। अगर इनको हम अलग कर सकते हैं किसी भी मीडियम से, किसी भी तरीके से, देन हम इस लायोफिलिक सोल को भी हम लोग कोगुलेट करा सकते हैं। तो इसको कराने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? मेथड्स नंबर वन आपका है बाय एडिंग सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका चार्ज लेके जाएगा, राइट? सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट आपका चार्ज लेके जाएगा, एंड सेकंड वन बाय एडिंग सुइटेबल सॉल्वेंट। सुइटेबल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि आपको ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है जिसमें जिसमें उस पार्टिकल के मींस इस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या है? इनसॉल्युबल है। बात समझे कि नहीं? जिसमें इस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इनसॉल्युबल हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ सल्फर है, और सल्फर का मिक्सचर करते हैं अल्कोहल के साथ, तो ये इसका सॉल्वेशन पावर ज्यादा है और चार्ज भी आपका कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, सल्फर और अल्कोहल का मिक्सचर। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया मैंने इसमें, तो इसका चार्ज वो गायब करके ले जाएगा।
या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करते हो। लेट्स से मैंने इसमें वाटर ऐड किया और वाटर में सल्फर आपका इनसॉल्युबल होता है, तो इसका मतलब वाटर में सल्फर इनसॉल्युबल है तो वो आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आपका ये कंडीशन इस तरीके से वेरी होना चाहिए कि आप जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो उस सोल में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट में जो आपके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हैं वो क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सल्फर मैंने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से आपको याद रखना चाहिए। ओके, नाउ अभी अगर आपके सामने एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया, जो आपके नोट्स में भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये है, आपके सामने लिखा, जो आपका सोल होगा, सोल लिखने का जो सही तरीका होता है बेटा ये होता है FeOH होल थ्राइस, या तो वो ऐसा लिखा होगा ब्रैकेट बना के Fe+3 लिखा होगा, और आपको इस तरीके से लिखते हैं FeOH होल थ्राइस स्लैश Fe+3। ये दोनों सही है, रिप्रेजेंटेशन का सही तरीका है। उसने बोला कैन वी इजिली कोआगुलेटेड, ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए है Cl नेगेटिव के साथ, ऑप्शन नंबर बी है SO4 डबल नेगेटिव के साथ, ऑप्शन नंबर सी है PO4 ट्रिपल नेगेटिव के साथ, ऑप्शन नंबर डी है FeCN6 -4 नेगेटिव के साथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निकाल पाओगे? यस और नो? ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं आपके सामने जो सॉल्यूशन है वो आपका इस तरीके से AgI और Ag पॉजिटिव, ये आपका सामने सोल है। ओके, नाउ इसमें ऐसे स्लैश लगा के NO3 लिख देने का मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो डिफ्यूज लेयर है वो इसकी NO3 की है। बात समझे? ये आपका सर्किल है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद जो सेकंड चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज किसका है, NO3 का है। और जो आपने AgNO3 ऐड किया उसका कंसंट्रेशन और अमाउंट बहुत ही कम है। ये बात समझे? जब हम पेप्टाइजेशन पढ़ रहे थे तो क्या था कि AgI आपका एक सॉल्यूशन है, सोल है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT होता है। ओके, इसके ऊपर आपने ऐड किया AgNO3, AgNO3 आएगा तो यहाँ पर Ag,9 हो जाता है। Ag,9 की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। वो किसके आएंगे पॉजिटिव चार्ज? दिस पॉजिटिव चार्ज आर फ्रॉम द Ag पॉजिटिव। ओके, तो ये आपका बन गया एक सोल, और साथ में जो NO3 आते हैं नेगेटिव, ये आपकी सेकंड लेयर होती है। ओके, तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता तो आप समझ जाओ कि जो डॉट सचडेट लगा के लिखा है, डबल डॉट करके लिखा है, इसका मतलब NO3 आपकी सेकंड लेयर है। ओके, और Ag आपका फर्स्ट लेयर है, और ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT था। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया? ये आपका एक सोल है। ओके, इस सोल से आपको लिखना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी K2SO4, ऑप्शन नंबर सी है Ca3PO4 whole twice, and option number D, that is K4FeCN6, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। अभी आपको लिखना है A सबसे ज्यादा है, B सबसे ज्यादा है, C सबसे ज्यादा, वो आपको लिखना है। ये बात समझ में आया? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, जब ये बात समझ में आया, अभी देखो, किसी भी सोल को हम लोग प्रेसिपिटेट होने से रोकते हैं, बनाते नहीं है सोल से प्रेसिपिटेट करना। ओके, ये हमको रोकना पड़ता है। तो वो कैसे रोकते हैं, उसके लिए एक नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन। प्रोटेक्शन
और प्रोटेक्टिव एक्शन और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है इसमें सारा कहानी, ध्यान से देखना। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेट्स से मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, ये आपके सामने क्या है, कोई सा भी एक लायोफोबिक सोल है। लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है आपका लायोफोबिक सोल है। ये अंदर लायोफोबिक सोल है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस तरीके से समझ लो, और कि अंदर मतलब एक लायोफोबिक सोल है। लेट्स से ये सोल का अंदर पार्टिकल्स होता है, और यहाँ पर आपके ये सोल बना हुआ है पूरा का पूरा। पॉजिटिव सोल समझ लो, नेगेटिव सोल समझ लो, जो आपको समझना समझ लो। अगर मैं किसी भी मीडियम से इसके ऊपर एक लेयर कर दूं, इसके ऊपर मैंने एक लेयर किया किसी भी मेथड से, लेयर कर दिया। लेयर किसकी करेंगे, वो लायोफिलिक सोल की लेयर करेंगे। बात समझे, लायोफिलिक सोल की लेयर करेंगे। अच्छा, एक बात और समझो, जो स्टेबिलिटी है लायोफोबिक सोल की, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एनी आइडिया? लायोफोबिक सोल कोलाइड्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? नंबर वन, नंबर वन, चार्ज ऑन, फोबिक हो या फिलिक हो, चार्ज ऑन दी कोलाइड्स पर डिपेंड करेगी। सेकंड नंबर क्या था बेटा? सॉल्वेशन ना? अरे भाई, इसी पे तो डिपेंड करती है, चाहे वो लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, इन दोनों की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, इसके चार्ज को मैं प्रोटेक्ट कर लूं और सॉल्वेशन को प्रोटेक्ट कर लूं, इन दोनों को अगर मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैं लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज लायोफोबिक सोल की टेंडेंसी ज्यादा रहती है बेटा, ज्यादा रहती है, बिकॉज ये लेस स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक सोल आपको पता है ना कि लेस स्टेबल होते हैं, यस और नो? ये आपके लेस स्टेबल होते हैं। चलो ओके, सो यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। ओके नाउ, अगर मैं बोलूँ लायोफोबिक सोल आर इजिली प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं बाय एडिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर इसको हम किसी भी मीडियम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से, तो वो मीडियम क्या होता है? वो मीडियम होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ लायोफिलिक सोल टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक। आप इसके ऊपर एक लेयर बनाते हो, दैट लेयर ऑफ लायोफिलिक सोल की एक लेयर कर देते हैं। ओके, लायोफिलिक सोल की जब लेयर करेंगे, तो इस लेयर को ही बोलेंगे, इस लेयर को ही बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। दैट लेयर इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। इज इट क्लियर? ओके, और लायोफोबिक सोल क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटेक्टेड कोलाइड्स। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो जो यहाँ पर लेयर बनने वाली है, उसको मैं इस तरीके से कुछ कर दूं, यहाँ पर इसके पार्टिकल्स हो जाएंगे। अभी जब भी हमको लायोफिलिक सोल के पास या उसको कोगुलेट करना है, तो पहले किसको हटाना पड़ेगा? लायोफिलिक को। और लायोफिलिक को हटाना टफ हो जाएगा, बिकॉज उसके सॉल्व
जो डीपी और डीएम है वो अलग नहीं होना चाहते हैं। इज इट क्लियर? दो चीज होती हैं, एक आपका डीपी होता है, एक आपका डीएम होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं वो आपका फिलिक वाला पार्ट आता है। अगर ये दोनों इनके बीच में बहुत बड़ी दरार है, इसका मतलब ये आपका फोबिक वाला पार्ट होता है। तो ये सोचो, इसको अगर कहीं से कुछ मिल गया एनर्जी तो ये अलग हो जाएंगे। इनको आपको अलग करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज ये दोनों साथ साथ मरने जीने की कसम खाए हैं। ओके, तो इसलिए इनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगती है। मेथड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट होते हैं। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर इसकी लेयर कर दिया, डीपी और डीएम के एक साथ रहने वाले की लेयर कर दिया। तो इसको अलग करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये अलग नहीं हो पाता और आपका लायोफोबिक जो सोल है वो आपका एक स्टेबल सोल रहता है। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आया? ये बात समझ में आया ना सबको? ये स्टेबल कब रहता है लायोफोबिक सोल? अरे भाई बोलो यस और नो। ओके, चलो ये चीज समझ में आ गई आपको। ओके, अगर मैं बोलूं नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं बेटा। ओके, हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अगर मैं बात करूं कि, चलो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, इसके प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अच्छा, एक लाइव एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने अंडा देखा ना, एग, अंडा देखा ना, जब आप ऑमलेट बनाते हो तो एग का जो ऊपर का पोर्शन रहता है और एक आपका अंदर येलो कलर का पोर्शन रहता है, याद है ना? अंडा देखा नहीं क्या? सारे के सारे वेजिटेरियन है क्या? एक आपका ये वाला पोर्शन रहता है ना। अच्छा, इन दोनों के नाम बता दो बेटा, क्या नाम होता है दोनों के? हु विल टेल मी द नेम ऑफ दिस? इस पार्ट का नाम बताओ और इस पार्ट का नाम बताओ। एग देखा है ना सबने? मतलब फ्यू। चलो क्या रहा है यार, तुम लोग सुनते हो या नहीं? आई थिंक रिकॉर्डेड Yes, लेक्चर देखते होगे बाद में। एग देखा या नहीं? yes, sir. चलो, तो एग का जो येलो वाला पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? Yolk, क्या बोलते हैं? egg yolk. चलो, योल। ओके, नेक्स्ट, और जो ये वाला पार्ट होता है आपका येलो कलर के अलावा जो सेपरेट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूँ। ओके, ये वाला पार्ट आपको पता होगा, ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं एल्बुमिन। तो एल्बुमिन इज अ लाइव एग्जाम्पल जो आप रिलेट कर पा रहे होगे। ये क्या करता है, इस पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है ना, कि ये टूट ना पाए, कुछ अलग ना हो पाए, किसी भी मीडियम से प्रोटेक्ट करके रखता है या नहीं रखता है? Yes, ओके, तो सेम आप जब भी कभी इसको कंफ्यूज हो तो आप अंडे का एग्जाम्पल याद करके समझ लेना कि क्या बताया था सर ने। ओके, तो यहाँ पर नंबर 1 एग्जाम्पल आपका सबसे टॉप पर वही लिखना है, एल्बुमिन। एल्बुमिन नंबर 1, फिर आपका आता है जिलेटिन। बाकी सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ओके, इनका क्या क्या काम होता है। गम जानते हो, गम, अरेबिक गम या अरेबिया गम, वो भी आपका है। फिर आपका नेक्स्ट है पोटैटो स्टार्च। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट आपका इसी टर्म्स में एक नंबर आता है, गोल्ड नंबर। व्हाट इज गोल्ड नंबर? दैट गोल्ड नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जेई एंड नीट। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या है? देखो, इट इज द कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, या इट इज अ मिलीमोल ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स।
इसी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के मिलीमोल्स हैं। कितने मिलीमोल होंगे? इट इज अ मिलीमोल ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड दैट एडेड टू द 10 ml of gold soil so as to protect या prevent its coagulation from 1 ml 10% NaCl। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप याद कर पाओ तो अच्छा है, बट आपको याद करना। ओके, हम लिखेंगे। देखो, ये सबसे पहले जो गोल्ड नंबर होता है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? गोल्ड नंबर इंट्रोड्यूस किया था जिगमोंडी ने। अच्छा, जिगमोंडी अभी कहाँ पढ़ पड़ा आपने? जिगमोंडी ने क्या दिखाया था? टिंडल इफेक्ट दिखाया था ना? टिंडल इफेक्ट दिखाया था। किस तरीके से दिखाया था? वहां पर क्या किया था? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करके टिंडल इफेक्ट दिखाया था। तो अकॉर्डिंग टू जिगमोंडी, जिगमोंडी ने बोला था मुझे एक शाइनिंग, कोई भी पार्टिकल हो वो शाइनिंग स्टार की तरह चमकता हुआ दिखता है इन द टिंडल इफेक्ट में। ये जिगमोंडी ने बताया था। तो गोल्ड नंबर भी जिगमोंडी ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज दैट, यहाँ पर लिखो, द नंबर ऑफ the number of milligram मिलीग्राम याद कर सकते हो। और मिलीग्राम को मेरे हिसाब से मिलीग्राम मत सोचो, आप इसको मिलीमोल सोच सकते। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स विच एवर यू प्रिफर, मैं दोनों की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, मिलीमोल अच्छा है या मिलीग्राम अच्छा है, बट मेरे हिसाब से आप मिलीमोल, डेफिनेशन दोनों क्लियर है। ओके, बट क्या लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अच्छा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन होते हैं? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, या लायोफिलिक या लायोफोबिक? फिलिक। फिलिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लायोफिलिक। ओके, ब्रैकेट में याद करने के लिए लायोफिलिक लिख लेना। ओके, कोलाइड्स, the number of milligrams or millimoles of protective colloids added to the 10 ml gold sol, 10 ml gold sol as so as to prevent its coagulation from 1 ml 10% NaCl solution। अभी आप समझो, क्वेश्चन समझो, डेफिनेशन समझो। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, जो इस एल्बुमिन के पार्टिकल्स है, मैं इसको एल्बुमिन से ही आपको अभी बता रहा हूँ। एल्बुमिन के नंबर ऑफ मिलीग्राम, या एल्बुमिन कितना ग्राम एल्बुमिन को हम 10 ml गोल्ड सोल में ऐड करें, गोल्ड सोल में ऐड करें, सो इसमें जब 1 ml 10% NaCl डालूं तो ये कोagulate ना हो। क्या कर सकते हैं? देखो, आप समझो इस तरीके से। मैं यहाँ पर प्रोटेक्टिव जो लायोफिलिक कोलाइड्स है उसको मैं एल्बुमिन से बोल रहा हूँ। एक आपका गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल समझ गए? ये आपका गोल्ड सोल है, इट क्लियर? और इसमें मैंने ऐड किया सम अमाउंट ऑफ एल्बुमिन, नॉट एल्बुमिन। मैं यहाँ पर क्या लिखा रहा हूँ? प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, एल्बुमिन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है, जस्ट लाइक। ओके,
आपने ऐड किया प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या प्रोटेक्टिव लेयर जो आपके फॉर्म करते हैं। ओके, प्रोटेक्ट पूरा लिख लेते हैं। ओके, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऐड किया, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऐड करके इसके ऊपर एक लेयरिंग आ जाएगी। यस और नो, लेयरिंग आएगी ना इसके ऊपर। यस सर। ओके, इसके ऊपर एक लेयरिंग आएगी। लेट्स से लेयरिंग को मैं किस कलर से करता हूँ, ये कलर कर दिया, ये तो ज्यादा हो गया। चलो, ये लेयरिंग आ गई इसके ऊपर, राइट। जब लेयरिंग आ गई तो आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, मैंने क्या ऐड किया, 1 ml 10% NaCl। तो जब इतना चीज ऐड करें तो ये कोगुलेट ना हो, वो वैल्यू आप जो जितना ग्राम आपने ऐड किया प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे गोल्ड नंबर। बात समझ में आया, क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं? सर फिर से लास्ट पार्ट एक से बता, फिर से बता। फिर से बताता हूँ। ओके, ऑल ऑफ यू सुनो। आपके सामने गोल्ड सोल है, चलिए फिर से, ये आपके सामने गोल्ड सोल है। ओके, ये गोल्ड सोल है। इस गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ, इस गोल्ड सोल को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, 1 ml ऑफ 10% NaCl ना। अच्छा, 10% NaCl का मतलब क्या होता है, पहले 10% NaCl का मतलब क्या है, 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर या सॉल्यूशन, राइट। यही होता है, अगर नहीं समझ में आता तो आपने ये चीज ऐड किया। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आया? अभी आप सोचो, मेरी बात सोचो, आप कितना ऐड कर रहे हो, इतने के, लेट से इसके मैंने मोल निकाल लिए, इसके मोल निकाल लूंगा, मैं मिली मोल निकाल लूंगा। समझ लो बेटा, ये गोल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपके सामने गोल्ड सोल है, ये गोल्ड सोल है। इस गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट होने से, कोगुलेट होने के लिए हमने क्या ऐड किया, 1 ml 10% NaCl ऐड किया, 1 ml 10% NaCl ऐड किया, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ही तो ऐड करते हैं ना हम लोग प्रेसिपिटेट होने के लिए, यस और नो, बताओ बेटा। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना प्रेसिपिटेट होने के लिए, तो हमने गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 ml ऑफ 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के लिए जितना प्रोटेक्टिव लेयर डाला, जितना भी प्रोटेक्टिव लेयर डाला, वो उसका गोल्ड नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर, समझ गए? अब इसको कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर मैं रियल लाइफ में एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, कैसे दे सकते हैं, गाड़ी में कभी एक आपने एक्स्ट्रा माइलेज के लिए एक अलग से ऑयल आता है, वो डलवाया है क्या? जब फॉर एग्जांपल बाइक होती है, आप समझो, मैं एक एग्जांपल ट्राई कर रहा हूँ आपको देने के लिए। ओके, बाइक में, लेट से बाइक में आपको पेट्रोल डलाना है, चलो ये एग्जांपल सही से नहीं बैठेगा। ओके, हाँ, एग्जांपल रियल लाइफ वाला एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा, मैं फिर कभी बताऊंगा। आप इस तरीके से समझो कि आपका एक गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल है, इसको प्रिसिपिटेट कराने के लिए कितना, 1 ml 10% NaCl चाहिए। ये इसका कंसंट्रेशन ही है बेटा, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे, ये इसके लिए। इसको प्रिसिपिटेट कराने के लिए कितना चाहिए होता, PO4 ये वाला सबसे ज्यादा चाहिए होगा, इसका मतलब इसके कुछ कंसंट्रेशन तो चाहिए होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि मुंह उठा के डाल देंगे। ओके, तो किसी भी चीज को प्रेसिपिटेट कराने के लिए, कोगुलेट कराने के लिए एक नेगेटिव और पॉजिटिव आयन चाहिए होता है। सेम यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं कि गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मुझे 1% NaCl चाहिए। बात समझ में आया? गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मुझे कितना चाहिए, 1% 1 ml 10% NaCl चाहिए। तो
इसका इसके साथ अगर ऐड करोगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मिनिमम आपको इतना चाहिए होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बात समझ गए? गोल्ड सोल्ड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मिनिमम इतना चाहिए, ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इतने कॉम्बिनेशन को पीपीटी बनाने के, पीपीटी से बनने से रोकने के लिए जो हमने आपने डाला, प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला, वो प्रोटेक्टिव कोलाइड गोल्ड नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वो उस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इसका मतलब आप एक चीज और भी लिख सकते हो। नाउ गोल्ड नंबर क्या है? स्मॉलर दी गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स lyophilic, that means greater is its प्रोटेक्शन पावर। ओके, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल सोच के देता हूँ, अभी किसी दिन क्लास में बताऊंगा। ओके, तो ये आपका कौन कौन से सोलाइड कोलाइड्स होंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स होंगे, उनका गोल्ड नंबर कितना होता है ये नोट कर लो, एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट। ओके, लायोफिलिक कोलाइड्स और उनका गोल्ड नंबर। लायोफिलिक कोलाइड्स नंबर 1 होता है जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.005 से 0.01 के आसपास होगा। एग एल्बुमिन, इसका 0.08 से 0.1 के आसपास होता है। नेक्स्ट है आपका गम एरेविक, इसका आपका 0.10 से 0.15 के आसपास होता है। नेक्स्ट है आपका पोटैटो स्टार्च। पोटैटो स्टार्च का गोल्ड नंबर होता है 25। अगर मैं पूछूं कि जो प्रोटेक्शन पावर है या प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी है किसकी ज्यादा होगी, जिलेटिन की या स्टार्च की? बोलो, जो प्रोटेक्शन पावर होगी वो किसकी ज्यादा होगी, जिलेटिन की या स्टार्च की? जेलाटिन। जिलेटिन, क्योंकि तो प्रोटेक्शन कैपेसिटी या पावर लिख सकते हैं आप, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोल्ड नंबर। इज इट क्लियर? जिसका गोल्ड नंबर कम है उसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको गोल्ड नंबर कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो गोल्ड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? गोल्ड नंबर इज इक्वल टू होता है मास ऑफ लायोफिलिक वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल इन ml, और that is in lyophilic सोल इन मिलीग्राम इंटू 10। ये आपका क्या होता है, गोल्ड नंबर कैलकुलेट करने का मेथड। ओके, जो भी चीज आएगा बेटा इसी में आएगा, इसी फॉर्मूला बेस्ड होगा। ओके, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। सोल इन mg इंटू 10, जो भी चीज आएगा इसी फॉर्मूला बेस्ड होगा, सो टेंशन नहीं लेने का। मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार। ओके, इसी फॉर्मूले में आए। ओके, सो वी कैन से दैट यहाँ पर जिलेटिन का सबसे ज्यादा
मैक्सिमम प्रोटेक्शन पावर होगा इन कंपेयर टू पोटैटो स्टार्च। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ यहाँ पर हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। ओके, कोलोइडल वाला टॉपिक क्लियर हुआ। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिखे होंगे, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा नोट्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, जो स्मोक निकलता है किसी भी चिमनी से, आपने देखा होगा ना, स्मोक या धुआं जो बाहर निकलता बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का होता है, राइट? अरे हाँ ना बोलो ना, लेक्चर खत्म हो यस गया। सर। ओके, तो जो डार्क कलर का धुआं और जो स्मोक निकलता है बाहर, इसका मतलब उसमें कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा है ना, वो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन मेथड से उस धुएं से हम जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट करते हैं। समझ में आया ना कोगुलेशन का एग्जाम्पल? आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, फॉग आपका या स्मोक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं? किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, सॉलिड इन गैस या गैस इन सॉलिड? डस्ट आपका किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है? solid in gas. सॉलिड इन गैस। तो सेम उसी में आपका स्मोक आता है, या स्मोक अलग आता है क्या? सॉलिड इन गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल सकते हो तो वो नुकसान नहीं करेंगे, गैस निकल जाएंगे तो एनवायरनमेंट पे चल जाएंगे। ओके, अगर आपके जो पॉइजनस गैस होंगी या उनका गैस का वेट और वॉल्यूम आपका कम होगा तो ऊपर भी जा सकते हैं, वेट अगर मॉलिक्यूल वेट कम है, अगर ज्यादा है तो आपके एनवायरनमेंट में नीचे रहेंगे। लेकिन अगर उस गैस में आपके पार्टिकल्स रहते हैं तो वो पार्टिकल्स काफी नुकसान कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ को। ओके, तो जब भी चिमनी से या कोई भी चिमनी या कोई भी इंडस्ट्री से धुआं बाहर निकालते हैं तो उस धुएं में हम लोग एक इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन मेथड होता है, हालांकि कहने के लिए होता है, होता नहीं है। ओके, प्रोसेस है, दिखाने के लिए होता है गवर्नमेंट को कि हाँ देखो हम करते हैं, बट ऐसा 90% नहीं होता है। ओके, तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है ऑफ कोलाइड्स। सेकंड एप्लीकेशन है आपके वाटर से, ड्रिंकिंग वाटर से आपके पार्टिकल्स बाहर निकालना। आपका जो ये फिल्टर लगा रहता है, कभी फिल्टर को रिपेयरिंग देखा आपने? जो फिल्टर लगा रहता है कभी रिपेयरिंग करते हुए देखना। आरओ जो कैंट का लगा रहता है वो उसको रिपेयरिंग करते हैं, तो उसमें जब हम फिल्टर डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर होते हैं। अब नॉर्मली जो फिल्टर में पानी जाने से पहले क्या लगा रहता है उसका तो नाम ही नहीं पता मुझे, व्हाइट कलर का होता है। ओके, और वो व्हाइट कलर का, लेट्स से मैं अगर मेरे पास इमेज होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं जल्दी से कैंट आरओ फिल्टर, पूरा दिखना चाहिए भाई पूरा। आपने ये देखा होगा मेरे हिसाब से, ये देखा ना, फिल्टर में पानी जाने से पहले ये लगा रहता है, राइट? देखा कि नहीं देखा? अरे भाई कुछ तो बोलो, देखा या नहीं देखा? अरे चलो, वैसे नहीं देखा होगा तो आपने ऐसा तो देखा होगा, टीडीएस पार्टिकल्स जो हम सेपरेट करते हैं, ये देखा होगा आपने। ओके, ये वाला पार्टिकल जो ये लगा ना लेफ्ट में, ये देखा कि नहीं? तो ये देखा ना, ये लेफ्ट में जो लगा ना, तो इसमें जब क्या होता है, आपका पानी जाता है तो वो पानी नॉर्मल वाटर जाता है, फिर इसमें जाकर के ऊपर प्रोसेस में फिल्टर होता है और यहाँ से हम पानी इसको निकाल के ड्रिंक करते हैं। तो जब ये नया डालते हैं ना बेटा, ये आपका व्हाइट कलर का होता है, इस कलर का, और जब कुछ दिन बाद, 1 साल बाद देखते हैं तो एकदम ब्लैक कलर का इस तरीके से हो जाता है आपका। ओके, तो पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। वाटर में जो नॉर्मल आपका टैप वाटर आता है वो तो आपको दिखता नहीं है, तो इसमें कितना पानी है, कितना आपके पार्टिकल्स है।
तो उसको अलग करने के लिए ये आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें भी आपका यूज होता है। फिर आपका मेडिसिन में यूज होता है, टैनिंग करने में यूज होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में तो यूज होता ही है। तो इनके यूज आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में यूज से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बोल रहा हूँ, एग्जाम में यूज से क्वेश्चन आते हैं, यूज से पढ़ लेना। इसके बाद लास्ट लेक्चर बचा है आपका कैटलिस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा कैटलिस्ट का। उसके बाद हमारा सीट डिस्कशन होगा इसका। मैं सीट रेडी कर रहा हूँ, सीट आपको सेंड कर दूंगा, तो सीट का प्रिंट आउट ले लेना, नहीं तो मैं सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंट आउट लेकर के, तो आपको सेंटर पे मिल जाएगा। ओके, सो shall we stop now? आपका चैप्टर 90% ओवर हो गया, 10% बचा है, वो कल ओवर हो जाएगा। ओके, तो अगर किसी को कुछ डाउट है किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी, कोगुलेशन मेजरली इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो लास्ट 2 लेक्चर हुए ना अभी तक, आज का और आज से पहले वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, चलो सो अभी लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा।